हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाली 10 जनवरी से आप सभी की एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन का आगाज होने वाला है। उन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू के द्वारा आप सभी के लिए स्पेशल वर्दी बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच में आप सभी के लिए जो जीके जीएस से किस प्रकार से एसएससी जीडी 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पर आपको शानदार तैयारी करवाई जा रही है और आपको साथ ही टीसीएस के द्वारा जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपको शानदार तैयारी करवाई जा रही है, जो कि स्पेशल वर्दी बैच लॉन्च किया गया है। यह स्पेशल वर्दी बैच लॉन्च है, आपने जो सपना देख रखा है 2023 में जो सरकारी वर्दी पहनने का, उस वर्दी पहनने में जो आपने सपना देख रखा है, उस सपने को साकार करने के लिए यह स्पेशल वर्दी बैच आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो नए सेशन आप सभी को समय से मिल सके और आप अपनी कंपटीशन में जो अपनी दावेदारी है मजबूती से रख सके। दोस्तों जीके जीएस के दो सेशन हो चुके हैं, आज तीसरा सेशन लेकर मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हूं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हम यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में, जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी राजवंश के मद्देनजर यहाँ पे शासन करने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी से जो पहले या बात की जाए खिलजी राजवंश की स्थापना की, तो खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ से अमीर खुसरो पे। तो अमीर खुसरो पे बात करना चाहते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम पूछा जाए आपसे कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो का पूरा नाम है वह इस प्रकार से है। तो दोस्तों अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो इनका पूरा नाम है। साथ ही बात की जाती है अमीर खुसरो के जन्म से, तो अमीर खुसरो का जन्म कब होता है? अमीर खुसरो का जन्म होता है 1253 ईस्वी में, जी हाँ, 1253 ईस्वी में यूपी के एटा जिले में, जी हाँ, यूपी के एटा में इनका जन्म होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही कहा जाता है कि अमीर खुसरो हैं जो प्रथम मुस्लिम ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। जी हाँ, जो अमीर खुसरो है प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। इसीलिए जो अमीर खुसरो का एक उपनाम है, जी हाँ, अमीर खुसरो का एक उपनाम है कि हिंद ए तोता भी इन्हें कहा जाता है। जी हाँ, हिंद ए तोता इन्हें कहा जाता है। या दोस्तों कहा जाए हिंद का तोता, तो एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप करता है कि हिंद का तोता किस भारतीय कवि को कहा गया है? तो दोस्तों वह है जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को हिंद तोता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था? जो 2014 में 54वें स्थान पर था। तो 2014 में 54वें स्थान पर था, जबकि 2018 में जो भारत को अन्य देशों के बीच 44वें स्थान पर रखा गया है। जी हाँ, 44वें स्थान पर रखा गया है। यह 2021 के एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में आप सभी के सामने है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, विश्व बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, या विश्व बैंक का यहाँ पे जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे वह स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी स्थापना होती है जुलाई, जी हाँ, जुलाई 1944 1944 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है, तो आपको मुख्यालय भी पता होना चाहिए। साथ ही बात करें विश्व बैंक के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सीईओ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। जी हाँ, डेविड मालपस हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। साथ ही बात की जाए विश्व बैंक के सीईओ की, तो विश्व बैंक के सीईओ है अंशुला कांत। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि विश्व बैंक से तमाम बनने वाले क्वेश्चन हमने चर्चा कर ली है, चाहे वह स्थापना से हो, मुख्यालय से हो, अध्यक्ष से हो, सीईओ से हो, तमाम
क्वेश्चनों का इस प्रकार ही हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन है लिखा गया है आपके सामने, लेकिन उसके दोस्तों अन्य 4-5 जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते चलेंगे और जो 2021 में जीके जीएस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आप सभी के सामने रखने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो महासागर का उथला या उठा हुआ हिस्सा होता है जो 1 डिग्री या उससे भी कम, जी हाँ 1 डिग्री या उससे भी कम का जो औसत ढाल दर्शाता है, जी हाँ औसत ढाल दर्शाता है, उस ढाल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस ढाल को कहा जाता है महाद्वीपीय ताक कहा जाता है, जी हाँ महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है यहाँ से। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई? तो आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आई लीग ट्रॉफी होती है किस खेल से संबंधित है? तो जो यह आई लीग ट्रॉफी है यह स्टूडेंट फुटबॉल खेल से, जी हाँ फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए फुटबॉल से संबंधित है, आई लीग ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया था 2019-20 के लिए, जबकि अभी वर्तमान में 2023 का आरंभ हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको यह क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि जो 2021-22 में यह खिताब किसने जीता? तो यह 2021-22 में खिताब जीता है गोकुलम केरला ने, जी हाँ गोकुलम केरला ने इसका खिताब जीता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए 2019-20 में मोहन बागान क्लब ने यह खिताब जीता था, जबकि अभी हाल ही वर्तमान के अंदर 2021-22 में यह खिताब जो आई लीग ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है वह गोकुलम केरला ने जीता है। तो आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी के सामने दिया गया है क्वेश्चन, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर जीएसटी, जी हाँ जीएसटी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जीएसटी का हम यहाँ पे थोड़ा मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। जीएसटी किसे कहा जाता है या इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो गुड्स सर्विस टैक्स इसे कहा जाता है, जी हाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसे कहा जाता है। आपको यह फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिर बात करें जो इसकी कब लागू किया गया जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017, जी हाँ 1 जुलाई 2017 से को लागू किया गया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, आपको यह भी पता होना चाहिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और यह जीएसटी है जो कौन सी सूची में रखा गया है? तो यह समवर्ती सूची में रखा गया है, जी हाँ जीएसटी समवर्ती सूची का कर है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों जो ये जीएसटी लागू की गई किस समिति की सिफारिश पर यह लागू की गई? तो जीएसटी जो संबंधित है वह विजय केलकर समिति से संबंधित है, जी हाँ विजय केलकर समिति से संबंधित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन, जी हाँ 101वां संविधान संशोधन जो किया गया वह जीएसटी के लिए किया गया था। तो दोस्तों जीएसटी से पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, चाहे वह जो इसको कब लागू किया गया हो या किस प्रकार का कर है, कौन सी सूची में रखा गया है, किस समिति से संबंधित है और कौन सा संविधान संशोधन किया गया है। तो जीएसटी से बनने वाले सभी क्वेश्चनों पे चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं वेट के ऊपर, जी हाँ वेट के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वेट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, जी हाँ वैल्यू एडेड टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों जो वेट होता है यह भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है, जी हाँ यह भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। अब बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी हाँ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है जी जो है कि सभी अंतिम के किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसे जीडीपी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 राइट होने वाला है। साथ ही बात करते हैं आईएमआर, तो आईएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? आईएमआर को कहा जाता है इन्फेंट
इन्फेंट मॉनेटरी रेट। तो इन्फेंट्री मोरेटी रेट जो आईएमआर की फुल फॉर्म है। तो यहां से आपको दोस्तों समस्त जो क्वेश्चन बताए गए हैं फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो डैश में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख या 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। तो दोस्तों यह करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 2021 में कि जो 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कितने अधिक फॉलोअर्स थे। तो दोस्तों 1 जनवरी 2012 में ये ट्विटर खाता खोलने के बाद से ट्विटर जो 2020 तक 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया था। तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य के 2 गांवों को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अभी तक 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा चुके हैं और दोस्तों यह तीसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो सौरभ चौधरी, दोस्तों भारत के मशहूर निशानेबाज सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 1 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद देश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल है यह सिद्ध करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, या दोस्तों समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 44। जी हाँ, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में क्या दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए, जी हाँ, नागरिकों के लिए एक समान संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। जी हाँ, समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। तो आपको यह पता होना चाहिए। आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44 के बारे में बात करें तो यह आर्टिकल 44 आता है दोस्तों जो संविधान के भाग नंबर 4 में, जी हाँ, भाग नंबर 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है उन नीति निर्देशक तत्वों के मध्यम नजर ही इनको नीति निर्देशक तत्वों में से तत्वों के जो भाग 4 में संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उन तत्वों के मद्देनजर ही आर्टिकल 44 आता है। और इस आर्टिकल 44 में राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से आर्टिकल 44 में कहा गया है। तो यहां से आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 44। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विटामिन होते हैं उनके यहाँ पे जो वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइबोफ्लेविन होता है वह विटामिन B2 का जो वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ से जानते हैं कि जो समस्त विटामिन है, चाहे वह दोस्तों विटामिन A हो, चाहे B हो, C, D, E या K हो, इन सब के जो वैज्ञानिक नाम है याद करने की एक शानदार ट्रिक आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। तो वह है रथ पर एक टोपी। जी हाँ, रथ पर एक टोपी। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी लाइन याद करनी है, रथ पर एक टोपी। इससे हम यहाँ पे जो समस्त विटामिन है उन सभी के वैज्ञानिक नाम याद करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ रथ है तो इस R से बनेगा रेटिनोल। जी हाँ, इस R से बनने वाला है रेटिनोल, इस R से बनेगा रेटिनोल। इस थ से बनने वाला है थाइमीन। जी हाँ, थ से बनने वाला है थाइमीन। और यहाँ पे दोस्तों इसे साइलेंट छोड़ना है। फिर A से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल। जी हाँ, विटामिन C के लिए बनने वाला है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल बनने वाला है। और साथ ही यहाँ पे क है तो इस क से बनने वाला है कैल्सीफेरोल। जी हाँ, क से बनने वाला है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और यहाँ पे टॉप से बनने वाला है टेकोफेरोल। जी हाँ, ट से बनने वाला है टेकोफेरोल। और अंत में बनने वाला है फी से आता है फिनोक्विनोन। जी हाँ, जो विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है वह है फिनोक्विनोन। जी हाँ,
फिनोक्विनोन जो वैज्ञानिक नाम है विटामिन के का है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है वह रेटिनोल है। तो वह किससे बना है? वह बना है रथ पर एक टोपी से। रथ में दोस्तों आर से बना रेटिनोल है इसमें। तो विटामिन बी के लिए बनेगा थायमीन, ए से बनेगा विटामिन सी के लिए एस्कॉर्बिक अम्ल, कैसे बनेगा यहाँ पे कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन ई के वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो वह टेकोफेरोल। और साथ ही और अंत में जो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम के बारे में पूछा जाता है तो फिनोक्विनोन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और आप भली बाती यहाँ पे क्वेश्चनों का आंसर भी कर पा रहे होंगे। आपको बिल्कुल विस्तृत अध्ययन यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 में मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जो 2020 में है पुरस्कार है ग्रेटा थनबर्ग को प्रदान किया गया था। जी हाँ, ग्रेटा थनबर्ग को प्रदान किया गया है। जबकि दोस्तों यह 2021 में पूछा गया था। तो दोस्तों अब आगे आने वाली एग्जाम में आपको 2022 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया है पूछा जा सकता है। जी हाँ, जो गुल्बेनकियन पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो गुल्बेनकियन पुरस्कार है 2022 में दो संस्थाओं को प्रदान किया गया है। एक संस्था है IPBES और एक दूसरी संस्था है IPCC। तो दोस्तों ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये पर्यावरण प्रदर्शन में दोस्तों सुधार लाने के लिए कार्य करती है। जी हाँ, पर्यावरण में सुधार लाने के लिए कार्य करती है। और इन दोनों संस्थाओं IPBES और IPCC को दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों घरों के अंदर जो सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए हम पानी को उबाल कर पीते हैं और यह दोस्तों विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों जो हमारे संविधान के अंदर कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन जो अध्यक्ष होगा वह भारत का PM होगा। जी हाँ, जो भी वर्तमान PM होगा वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो दोस्तों आपको दिया गया है बुरा कथा। जी हाँ, जो ये बुरा कथा है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जबकि दोस्तों आप सभी को पता है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों इन 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम यहाँ पे बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वह है भरतनाट्यम। जी हाँ, पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं कथक की। तो कथक है जो उत्तरी इंडिया या दोस्तों कहा जाए यूपी से संबंधित है। और तीसरे शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो तीसरा शास्त्रीय नृत्य आता है कथकली और यह कथकली शास्त्रीय नृत्य है जो केरल में किया जाता है। जी हाँ, केरला में यह किया जाता है। चौथे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें वह आता है कुचिपुड़ी। जी हाँ, कुचिपुड़ी आता है और ये कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में, जी हाँ, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको इनके जो कौन से स्टेट का ये शास्त्रीय नृत्य है यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं पांचवा की ओडिसी नृत्य है। तो ओडिसी नृत्य है दोस्तों ओडिशा में किया जाता है। जी हाँ, ओडिसी नृत्य है ओडिशा में किया जाता है। और फिर छठे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो वह आता है मणिपुरी। जी हाँ, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में किया जाता है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मणिपुर में किया जाता है। और सातवां यहाँ पे बात करें वह शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और सत्रिया दोस्तों आप सभी को पता है असम का शास्त्रीय नृत्य है। और अंतिम दोस्तों 8वीं शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो जो अंतिम में आता है वह आता है मोहिनी अट्टम। जी हाँ, मोहिनी अट्टम है जो कि केरल में किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका अपना YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ के ऊपर है जो भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है चाहे कहा जाए क्लासिकल डांस उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया गया है। तो दोस्तों आपने जो हमारा क्लासिकल डांस का यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो SSC CGL के जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर हुआ है उसके अंदर प्रत्येक दिन प्रत्येक दिवस प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्लासिकल डांस से पूछा गया है। तो यहाँ से संभावना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों SSC GD की एग्जामिनेशन में भी पूछा जाने वाला है। तो आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो
क्लासिकल डांस है उनकी आप वीडियो देख सकते हैं और अपना जो एसएससी जीडी में 1 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों जो 2020 में जो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पशुधन के बारे में कौन सा कथन है यहाँ पे सत्य नहीं है। इसने किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जी नहीं। पशुधन आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत बन गई है, जी नहीं। पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है, जी हाँ। पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों सिंधु नदी जो हमारा जल विवाद चल रहा था भारत पाकिस्तान के मध्य, तो सिंधु नदी यहाँ पे समझौता होता है, जी हाँ। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिंधु नदी संधि समझौता। तो यह सिंधु नदी संधि समझौता होता है, यह किस वर्ष होता है। तो बात की जाती है 1960 में यह जो समझौता होता है। दोस्तों कब किन किन के मध्य होता है। तो यह होता है भारत व पाकिस्तान के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य यह समझौता होता है। किसकी मध्यस्थता में यह समझौता होता है। तो विश्व बैंक, जी हाँ, विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता होता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता होता है। और विश्व बैंक के बारे में हम बात कर चुके हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष है जो डेविड माल्पस है और जो विश्व बैंक के सीईओ है वह अंशुला कांत है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, विश्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता है 1960 में होता है, भारत व पाकिस्तान के मध्य होता है, विश्व बैंक की मध्यस्थता में होता है। और इस मध्यस्थता में दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे सिंधु नदी के साथ साथ जो उत्तरी भारत में जो नदियां हैं जिनकी बारे में बात की जाती है, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दोस्तों यह है जो कि उत्तरी जो भारत है उसके अंदर बहती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी का उपयोग करेगा तो वह पाकिस्तान करेगा, जी हाँ। ऊपर की 3 नदियों का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, जबकि यहाँ पे 20% जल का उपयोग ही दोस्तों यहाँ पे इंडिया करने वाला है। अपना भारत ऊपर की 3 नदियों का 20% जल का उपयोग करने वाला है, जबकि रावी, व्यास, सतलज जो नदियां हैं इनके 80% पानी का उपयोग भारत करने वाला है। और यहाँ पे इनके दोस्तों 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करने वाला है। इस प्रकार से बांटा गया है कि जो ऊपर के जो नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनमें ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, जबकि 20% पानी का उपयोग भारत के द्वारा। और जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, इनके 80% पानी का उपयोग भारत करेगा और 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा। और यह समझौता किया गया था दोस्तों विश्व बैंक की मध्यस्थता में सन 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता किया गया था। तो यहां से आपको यह पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है 1918 की, जी हाँ। 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात में, जी हाँ, 1918 में जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में, जी हाँ, गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। जी हाँ, गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था, तो आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए। सन 1918 में गुजरात में खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है, 1918। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपए नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से देश को लॉन्च किया है। तो दोस्तों दोनों देशों के मध्य यहाँ पे रुपए कार्ड को जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है रुपे कार्ड फेज। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों हर वर्ष यहाँ पे सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी की गई है, वह हरियाणा के द्वारा की गई है दोस्तों। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल कहा जाए तो उसमें दोस्तों इस मेले का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में इस मेले का जो है आयोजन किया गया है। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं सूरजकुंड शिल्प मेला। जी हाँ, सूरजकुंड शिल्प मेला की बात करने वाले हैं, शिल्प मेला की बात करने वाले हैं। तो यह दोस्तों हरियाणा राज्य में आयोजित किया जाता है। और इसका आरंभ की बारे में बात करें कि यह आरंभ कब से किया गया, तो आरंभ किया गया है 1987 से। जी हाँ, 1987 से प्रत्येक वर्ष हरियाणा राज्य में सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। और बात करें कि जो अभी हाल ही 2022 में कौन सा संस्करण था, तो 35 हुआ। जी हाँ, 35वां संस्करण मनाया गया है, वह 2022 में मनाया गया है। और साथ ही बात करते हैं 2022 में यह मेला 2 साल के लंबे अंतराल के पश्चात आरंभ हुआ है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक है, क्योंकि यह 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद, जी हाँ 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में इस मेले का आयोजन किया गया है। और यह वार्षिक सूरजकुंड शिल्प अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो दोस्तों हरियाणा में बढ़ता है। और इसका आरंभ 1987 में किया गया, 2022 में 35वां संस्करण यहाँ पे किया गया है। अब बात करते हैं सूरजकुंड मेले से पूछे जा सकने वाले एक और शानदार क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि 35वें सूरजकुंड शिल्प मेले में जो थीम स्टेट किसे रखा गया है, तो थीम स्टेट किसे रखा गया है इस 35वें सूरजकुंड शिल्प अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है, इसमें थीम स्टेट राज्य किसे रखा गया है, तो जम्मू कश्मीर को इसमें थीम स्टेट रखा गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है धीरे धीरे हमारे जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग की जो काफी अधिकता बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करते हैं। जो हमारे आसपास के जितने भी यहाँ पे वाहन वो चलते हैं उनमें CO2 का जो काफी उत्सर्जन होता है, और CO2 से, और दोस्तों जो कल कारखानों से निकलने वाली धुआं से है CO2 का काफी उत्सर्जन होता है। और इस CO2 के कारण ही, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही दोस्तों जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है, भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है और ओजोन जो परत में छिद्र होने लग गया है। तो दोस्तों आपका यहां से आंसर होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो आगरे का ताजमहल है वह यमुना नदी, जी हाँ यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। दोस्तों आगरा की बात की जाती है तो आगरा शहर भी यमुना नदी के तट पर है, जबकि ताजमहल तो दोस्तों यमुना नदी के तट पे होने वाला ही है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल आप सभी को पता है आगरा यूपी में स्थित है। जी हाँ, ताजमहल आगरा यूपी में स्थित है, आप सभी को पता है। अब बात करें कि भारत के यूपी के आगरा शहर में स्थित ताजमहल विश्व धरोहर में शामिल है। जी हाँ, जो भारत के दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल है, 7 अजूबों में दोस्तों इनका गणना की जाती है। दोस्तों बात करें इसके निर्माण की, ताजमहल के निर्माण के बारे में बात की जाए तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। जी हाँ, मुगल जो बादशाह है शाहजहां, उन्होंने अपनी बेगम का नाम जो है मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। और साथ ही यहाँ पे इसके निर्माण के बारे में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसके शिल्पकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही यह ताजमहल का दोस्तों सुंदर निर्माण किया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो नेहरू लियाकत समझौता होता है वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उसे नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है। तो दोस्तों अल्पसंख्यकों की बात की जाती है तो अल्पसंख्यक यहाँ किसे कहा गया है? दोस्तों जिन समुदाय की संख्या निम्न होती है, कम होती है, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री है उनके मध्य और पाकिस्तान में लियाकत अली के मध्य जो समझौता होता है उसे नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है, जो कि दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शशि थरूर के द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो टेबल टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड जो देश है उससे होती है। इंग्लैंड से ही दोस्तों क्रिकेट, जी हाँ, क्रिकेट जो काफी चर्चित खेल माना जाता है, इसकी उत्पत्ति भी इंग्लैंड से होती है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य है? जो टोरेस जलडमरू मध्य है प्रशांत महासागर में है। जी हाँ, प्रशांत महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। दोस्तों अभी तक हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, जो कि एक शिफ्ट में पूछे गए तमाम 25 क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप इन समस्त क्वेश्चनों का आंसर कर पा रहे होंगे। और दोस्तों इन 25 क्वेश्चनों से इर्द गिर्द बनने वाले आपने समथिंग 100 क्वेश्चनों की समथिंग यहाँ 100 से भी अधिक क्वेश्चनों की यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली शिफ्ट के 25 क्वेश्चनों पे और चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित स्मारक की पहली प्रतिमा स्थापित की थी। उस महिला का नाम क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कलकत्ता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी। तो दोस्तों बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली बंगाल की वीर वीरांगना मातंगनी हाजरा के बारे में। जी हाँ, मातंगनी हाजरा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो वहां से आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। मातंगनी हाजरा के जन्म के बारे में बात की जाती है तो इनका जन्म होता है 1870 में पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है। और दोस्तों मृत्यु की बात की जाए या दोस्तों जो यह स्वतंत्रता सेनानी है, शहीद कहा जा सकता है इन्हें, तो इनकी जो शहीदी हुआ था वह 1942 में शहीद हुआ था या मृत्यु को प्राप्त हुआ था। और जो मातंगनी हाजरा है पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल की वीरांगनाओं में से दोस्तों एक है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने देश राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में WEF के साथ भागीदारी की थी। तो दोस्तों यह करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर है तमिलनाडु। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों होती है। तो यहाँ पे SLR की पूर्ण फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो SLR की फुल फॉर्म होती है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। जी हाँ, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के लिए। तो दोस्तों 20 के बाद में अब 22 के भी यहाँ पे आयोजन किए जा चुके हैं। तो हम यहाँ से बात करने वाले हैं 2022 में जितने भी यहाँ पे 2022 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं तो दोस्तों उनमें आता है सबसे पहले तो आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन आता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पे बात करने वाले हैं पुरुष की और महिला की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो जीता है पुरुषों में वह राफेल नडाल ने जीता है। जी हाँ, राफेल नडाल ने जीता है। तो आपको यह पता होना चाहिए। और महिला में जीता है एशले बार्टी ने। जी हाँ, एशले बार्टी ने महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। और दोस्तों इन समस्त खिताबों को याद करने की एक ट्रिक बनाई गई है, अफवाह। जी हाँ, अफवाह करके इसकी ट्रिक बनाई गई है। और दोस्तों ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं इन्हें संपूर्ण रूप से चौगम कहा जाता है। जी हाँ, चौगम कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इनको याद करने की ट्रिक अफवाह बनाई गई है। तो वह इस प्रकार से है, यहाँ से आने वाला है फ्रेंच ओपन। जी हाँ, यहाँ से आने वाला है फ्रेंच ओपन।
फ्रेंच ओपन की दोस्तों बारे में बात की जाती है तो फ्रेंच ओपन में दोस्तों 2022 में जो खिताब जीता है वह राफेल नडाल ने ही जीता है, जबकि महिला में जीता है ईगा स्वाइटेक ने यह खिताब जीता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं विंबलडन की। जी हाँ, विंबलडन की यहाँ पे बात करते हैं तो विंबलडन ओपन है जो किसने जीता है पुरुष में, तो पुरुष में विंबलडन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने। जी हाँ, नोवाक जोकोविच ने खिताब जीता है। साथ ही बात करें विंबलडन ओपन 2022 में महिला खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों एलिना राइबाकिना ने यह खिताब जीता है। जी हाँ, एलिना राइबाकिना ने यह खिताब जीता है। अंत में बात करने वाले हैं यूएस ओपन। जी हाँ, यूएस ओपन के बारे में बात करने वाले हैं। यूएस ओपन 2022 या दोस्तों बात की जाती है वर्ष के अंतिम जो ग्रैंड स्लैम होता है वह जो पुरुष खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों वह खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। जी हाँ, कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। महिलाओं के बारे में बात करें तो ईगा स्वाइटेक। जी हाँ, ईगा स्वाइटेक ने जो यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है। जी हाँ, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, बादशाह किसे कहा जाता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी, तो दोस्तों दूसरी रैंक उस समय की थी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष देश में अपनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा था, तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आईएनसी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कि आईएनसी के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। मुंबई की जो गोपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में दोस्तों यहाँ पे प्रथम अधिवेशन होता है। और दोस्तों बात की जाती है इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाती है तो प्रथम अध्यक्ष आता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जी हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी को आईएनसी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है, तो दोस्तों जो लूसीफेरिन वर्णक है वह किस कीट के अंदर पाया जाता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा एक छोटा सा कीट है जो कि रात्रि में उड़ता है और उसमें प्रकाश दिखाई देता है, उस कीट का नाम है जुगनू। तो इस जुगनू में ही लूसीफेरिन, जी हाँ, जुगनू में ही लूसीफेरिन वर्णक पाया जाता है। और ये दोस्तों जुगनू प्रकाश और थोड़ी गर्मी पैदा करने के लिए इस वर्णक के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं। जी हाँ, जो लूसीफेरिन वर्णक होता है इसके साथ में जो गर्मी थोड़ी पैदा करने के लिए या जो प्रकाश पैदा होता है उसमें लूसीफेरिन व ऑक्सीजन को मिलाए जाने के कारण दोस्तों यहाँ पे जो हमें वो जो उड़ता है तब हमें थोड़ी प्रकाश की हमें दिखाई देता है। और जुगनू को जो बिजली के कीड़े व वर्म पंखी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, जुगनू को है वर्म पंखी भी कहा जाता है, या साथ ही इसे बिजली का कीड़ा भी कहा जाता है। जी हाँ, बिजली के कीड़े भी जुगनू को कहा जाता है। तो आपको यह इनके उपनाम भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पट्टचित्र से। जी हाँ, पट्टचित्र से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। पट्ट का मतलब होता है यहाँ पे कपड़े। जी हाँ, पट्ट होता है कपड़े का टुकड़ा। जी हाँ, कपड़े का टुकड़े को पट्ट कहा जाता है। और चित्र होता है चित्र। तो दोस्तों पट्टचित्र होता है कपड़े के टुकड़े के ऊपर चित्रित किए गए चित्र को यहाँ पे पट्टचित्र कहा जाता है। और दोस्तों जो पट्टचित्र चित्रकला शैली होती है यह ओडिशा में, जी हाँ, ओडिशा राज्य में किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो कपड़ा होता है इस कपड़े के ऊपर जो चित्रित चित्र होते हैं उनमें हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। इसलिए जो पट्टचित्र चित्रकला शैली है वह ओडिशा राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। जी हाँ, पारंपरिक चित्रकला शैली है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए यहां से आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने
खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो सन 2002 के अंदर जो खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ भारत ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया था, या दोस्तों समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने प्राप्त किया था? तो मरियप्पन टी ने यह पुरस्कार 2020 में प्राप्त किया था। अब दोस्तों आपकी आने वाली 2023 में जो एग्जामिनेशन है उनमें क्वेश्चन है दोस्तों पूछा जा सकता है, वह 2020 में 22 में किसे दिया गया, 21 में किसे दिया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आरंभ होता है 1991 में। जी हाँ, इनका जो आरंभ होता है 1991 में इनका आरंभ होता है, और अभी हाल ही में 6 अगस्त 2021 को, जी हाँ 6 अगस्त 2021 को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, जी हाँ नाम बदल दिया गया, नाम बदलकर क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर कर दिया गया है, जो कि 6 अगस्त 2021 को नाम परिवर्तित किया गया है। अब दोस्तों जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था उसका नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, दोस्तों खिलाड़ियों को दिया जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जो कि 4 वर्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है, 4 वर्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और साथ ही बात करें आरंभ में इसमें जो राशि प्रदान की जाती थी वह 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अब 25 लाख रुपए की राशि, जी हाँ 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए। और यह पुरस्कार है कब प्रदान किया जाता है? जी हाँ, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस दिन ही दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। अब बात करें 2022 में यह जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 2022 में यह केवल एक व्यक्ति को प्रदान किया गया है, उनका नाम है अंचत शरत कमल। जी हाँ, अंचत शरत कमल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस खेल से संबंधित है आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों भारत के टेबल टेनिस के बहुत मशहूर खिलाड़ी अंचत शरत कमल को 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि बात करते हैं 2021 में, तो 2021 में दोस्तों 12 व्यक्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें मिताली राज क्रिकेटर है, और यहाँ पे हॉकी की जो गोलकीपर है दोस्तों उन्हें प्रदान किया गया है, हॉकी टीम के कप्तान को प्रदान किया गया है। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता है उन सभी को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यह 2019 के लिए पूछा गया था, लेकिन हम बात करने वाले हैं 2022 के संदर्भ में। तो 2022 में यह पुरस्कार 2021 के लिए प्रदान किया गया है। जी हाँ, 2022 में 2021 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 2021 में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? तो मीराबाई चानू। जी हाँ, मीराबाई चानू को 2021 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। मीराबाई चानू दोस्तों आप सभी को पता है भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है। जी हाँ, भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है, जिन्होंने दोस्तों अभी जो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल जीता था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो यहां से आपको 2019 में पीवी सिंधु को यह जीत दिया गया, जबकि 2022 के संदर्भ में बात करें तो 2021 में यह मीराबाई चानू को दिया गया। आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 2020-21 में देश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है। तो यहाँ पे दोस्तों मसूर की दाल ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे त्वचा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं त्वचा की। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो त्वचा है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जी हाँ, शरीर का
सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा ही होता है। जी हाँ, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, आपको यह पता होना चाहिए, त्वचा होता है। अब बात करते हैं, त्वचा की 3 परतें पाई जाती हैं। जी हाँ, 3 परतें पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो त्वचा है, त्वचा की 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। जी हाँ, एपिडर्मिस कहा जाता है। और ये एपिडर्मिस दोस्तों सबसे ऊपर या बाहरी परत है। जी हाँ, सबसे बाहरी परत है, बाहरी परत है, आपको यह पता होना चाहिए। दूसरी जो परत आती है अंदर, उसे डर्मिस कहा जाता है। जी हाँ, डर्मिस जो परत पाई जाती है वह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। और जो तीसरी परत पाई जाती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, यह हाइपोडर्मिस जो परत होती है सबसे जो नीचे पाई जाती है, नीचे से मतलब आज से है सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर पाई जाती है डर्मिस और फिर अंत में हाइपोडर्मिस पाई जाती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है। तो दोस्तों जो हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है GMR, जी हाँ, GMR हवाई अड्डा है जो कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। तो यहां से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो शुरुआत किया गया था 1954 में किया गया था। तो दोस्तों अब आपकी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित है, उन 22 भाषाओं के अलावा दोस्तों राजस्थानी, जी हाँ, 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी वह दोस्तों एक अन्य भाषा जो है अंग्रेजी में यह प्रदान किया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी व अंग्रेजी भाषाओं सहित कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी हाँ, कुल 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार, भाषाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपको यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है या सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों सबसे ऊंचा बांध की बात की गई है तो टिहरी बांध भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में दोस्तों टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। जी हाँ, भागीरथी नदी पर स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए, भागीरथी नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, आपको यह पता होना चाहिए। अब बात करें भाखड़ा नांगल बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सतलज नदी पर बनाया गया है। जी हाँ, सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है, तो आपको यह पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है जो कि ओडिशा स्टेट में स्थित है। जी हाँ, ओडिशा स्टेट में स्थित है और यह महानदी पर, जी हाँ, जो उड़ीसा के अंदर बहती है महानदी, महानदी पर बनाया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। जी हाँ, जो हीराकुंड बांध है यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप करता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध आता है हीराकुंड बांध। और एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें सरदार सरोवर बांध है जो गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जो सरदार सरोवर बांध है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भारत का पहला सबसे बड़ा बांध है वह उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध की बात की जाए भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलिंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। जो दोस्तों प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो इलिंगो के द्वारा रचित किया गया है उसका नाम है शिल्पादिकारम। जी हाँ, शिल्पादिकारम जो कि इलिंगो द्वारा रचित प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं,
उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राचार्य संस्थाओं को प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 के अंदर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होने वाला है 1835। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दशे एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहां से होती है? तो दोस्तों जो दशे त्योहार है वह नेपाल में मनाया जाता है और नेपाल राज्य देश से ही दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें कि 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों 2020 में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 श्रीनिवास कुमार तुममाला को यह जो निदेशक बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों हम यहाँ से बात करने वाले हैं मूल अधिकार के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे मूल अधिकार के ऊपर। तो मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं, आपको यह पता होना चाहिए। दोस्तों मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में यह है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक मूल अधिकारों को भारत के संविधान में रखा गया है? तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल आते हैं उनमें मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? जी हाँ, मूल संविधान में या जो संविधान जब लागू होता है उस समय कितने मूल अधिकार थे? तो उस समय 7 मूल अधिकार थे। लेकिन जो वर्तमान संविधान में, जी हाँ, वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 ही हो चुकी है, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन होता है, जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटाकर दोस्तों यहाँ पे जो आर्टिकल चेंज करके अनुच्छेद 330 में रख दिया गया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य पे। जी हाँ, मूल अधिकार पे बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य पे। तो दोस्तों मूल अधिकार जो यूएसए से लिए गए थे उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हैं जो भारत के संविधान में दोस्तों कौन से भाग में है? तो दोस्तों 4 जो 4th ए के अंदर इसे रखा गया है कि कौन से आर्टिकल के अंदर मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है? तो 51 ए के अंदर इसने रखा गया है। अब बात करें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि कब जोड़े जाते हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े जाते हैं। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। तो दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया और वर्तमान में 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं जो कि बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो दोस्तों निमोनिया जल जनित बीमारी नहीं है। सामान्य जुकाम एक वायरल जुकाम है। कंठमालाई जो मम्पस है यह भी जल जनित नहीं है, जबकि हैजा है जो कि जल जनित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों दिए गए कथनों को देखकर बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार कौन सा कथन है यहाँ पे सही नहीं है, या दोस्तों कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से बताना है। विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है। जी हाँ, यह लोगों का छोटा समूह नहीं है। कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को संदर्भित करता है। जी नहीं, विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जी नहीं। अब चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। जी हाँ, यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नोबेल जो शांति पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2020 का अब नहीं पूछा जाने वाला, 2022 के जो प्रदान किए जा चुके हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो हम यहाँ से बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज पे। जी हाँ, नोबेल प्राइज पे बात करने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार पे बात करने वाले हैं। इनका आरंभ होता है, जी हाँ, इनके आरंभ की बात की जाए तो 1901 में इनका आरंभ होता है और यह अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं उनकी
आदमी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उनके नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आरंभ में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1968 में एक अन्य जो क्षेत्र जोड़ा गया हुआ था अर्थशास्त्र। जी हाँ, 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। और दोस्तों बात की जाती है कि जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, जी हाँ, शांति का नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य सभी है जो स्वीडन, अन्य जो पुरस्कार है वह स्वीडन स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों आपने नोबेल प्राइज 2022 की, जी हाँ, नोबेल प्राइज 2022 के हमारा सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नोबेल प्राइज 2022 की पूरी वीडियो देख सकते हैं। आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से जो समस्त क्षेत्र में दिए गए पुरस्कारों को यहाँ पे बताया गया है, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का समावेश भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ इसके जो नॉर्मल फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसका आरंभ कब किया गया, कौन से क्षेत्र को किस वर्ष जोड़ा गया, इस प्रकार के किसकी याद में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कब प्रदान किया जाता है, घोषणा कब की जाती है, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों का समावेश आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो 2021 की एसएससी जीडी की एग्जाम थी, उनमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते थे, उन क्वेश्चन के आधार पर आपके आने वाली 10 जनवरी से जो एग्जामिनेशन होने वाली है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन और पुटअप कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, यदि आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो का आपको सही समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, उस सपने को साकार करने के लिए हमारे द्वारा ये चलाया गया स्पेशल वर्दी बैच लॉन्च आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।